नमस्कार दोस्तों, एक ब्रेन चार्जर के एक फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद चौधरी। आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही शानदार बुक का रिव्यू जिसका नाम है घरेलू स्वर्ण, हाउस होल्ड गोल्ड। तो ये बुक है आपके घर में एक खजाना छुपा हुआ है, उसको पहचानने के बारे में, उसको बाहर निकालने के बारे में और उसे बहुत ही बड़ी संपत्ति बनाने के बारे में। तो ये जो बुक है वो मैंने आज से 2 साल पहले पढ़ी थी, तो उसके बाद में दोबारा इसको मैंने पढ़ा है हाल ही में और आपके लिए लेके आए एक बहुत ही शानदार रिव्यू। तो इस वीडियो में हम 3 स्टेप में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लेखक के बारे में बातचीत करेंगे, उसके बाद में इस बुक के बारे में बातचीत करेंगे और तीसरे चरण में हम इसकी शिक्षाओं के बारे में, इसकी लर्निंग के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आप इस बुक के मूल को समझ पाएं और अपने जीवन में अप्लाई करके बहुत ज़्यादा धन और संपदा अर्जित कर पाएं। जो इस बुक के लेखक है डॉक्टर स्टीव डब्ल्यू प्राइस, वो एक लेखक हैं, वो एक प्रशिक्षक हैं, वो एक इन्वेस्टर है, रियल एस्टेट इन्वेस्टर। वो बर्क हेजेस जो जिन्होंने पैराबोला पाइपलाइन लिखी थी उनके बहुत अच्छे मित्र हैं और वो बहुत सारे इंटरनेशनल बुक, बेस्ट सेलर बुक के भी ऑथर हैं जिनमें एक नाम है ड्रीम मेकिंग इन ड्रीम टेकिंग वर्ल्ड। तो इस तरह से इन्होंने इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक लिखी है और ये बुक भी उन्होंने लिखी है। तो स्टीव ने ये बुक की शुरुआत कैसे की? जब वो अपने अकाउंटेंट से मिलने के लिए अपने डोर में से कुछ पेपर निकाल लेते तो उसमें 2 पेपर उनके पास सामने आते हैं। उसमें से एक होता है मकान की जो मूल्य है, मकान के जो प्राइस है उसकी, जो उनके पिताजी का था, और दूसरा होता है उसमें जो सामान था उसकी प्राइस। यानी मकान का मूल्य उस टाइम ये था लगभग 2002 के समथिंग $40,000 और मकान के सामान की मूल्य था लगभग $10,000। यानी लगभग देखिए 1/4 जो भी मकान की कीमत थी उससे 1/4 उसमें जो सामान था उसकी कीमत थी। तो ऐसा क्या सामान था, ऐसी क्या चीज़ें थी इस बुक में, उसी के बारे में जिक्र हुआ है। उनको आप कैसे अपने धन संपदा अचीव करने के लिए उस खजाने को कैसे आप ढूंढ सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, उसी के बारे में बुक में पूरी डिटेल से बताया गया है। अब जानते हैं इस बुक के बारे में। ये बुक बहुत ही पतली और छोटी सी बुक है, इसको आप इजीली 1 से 2 दिन में पढ़ सकते हैं और इसकी लर्निंग को आप अपने ग्रहण कर सकते हैं। ये बुक 111 पेजेस के साथ में है जिसको इनिटी पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है। इस बुक की जो मुख्य और मज़ेदार चीज़ है वो इसकी 2 स्टोरियाँ, एक है गोल्ड रश की कहानी जो कैलिफोर्निया में हुआ था और उसके साथ में एक पारसमणि की दंत कथा जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और उसी की इर्द गिर्द ये बुक रोटेट करती है, घूमती है और अपने चीज़ों को एक्सप्लेन करती है आपको। इस बुक की एक और खूबसूरत चीज़ ये है कि ये 2003 में लिखी गई थी लेकिन अभी भी ये व्यवहारिक है। इसके सिद्धांत और इसके जो शिक्षाएं अभी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है और मैं तो ये कहूँगा कि अब तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी लॉकडाउन आपने देखा है और उसी के दौरान आपने देखा है कि व्यापार, काम धंधे कैसे बदलते हैं। वहीं अगर आपके घर में कोई सोना या खजाना छुपा हुआ है, उसको अगर आप निकाल पाते हैं तो उससे बेहतरीन चीज़ क्या हो सकती है। इस बुक की 3 मुख्य कमियां हैं। वो है इसका एक तो हिंदी ट्रांसलेशन, इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है वो बहुत ही बेकार तरीके से हुआ है, कोई प्रूफ रीडिंग नहीं हुई है, कोई तरीके से नहीं लिखा हुआ है इसको। तो हिंदी जो ट्रांसलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है इसकी वो ये कि इसकी फिगर्स अपडेटेड नहीं है। ये फिगर्स है वो बहुत ही पुराने फिगर्स हैं और साथ में ये यूएस बेस्ड फिगर्स हैं, तो आपको इंडियन को समझने में थोड़ा तकलीफ आएगी। इसको कैसे समझें, आपको माथापच्ची करनी पड़ेगी। लेकिन हम इन फिगर्स को भारतीय डाटा के हिसाब से लेके वर्तमान कंडीशन के हिसाब से इन फिगर्स को हम अपडेट करके इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तीसरी जो सबसे बड़ी कमी है वो ये कमी है कि इस बुक में सब कुछ प्रिंसिपल बता दिया है, महत्व बता दिया है, घरेलू स्वर्ण मिलेगा कैसे वो भी बता दिया, लेकिन उसको अचीव करने की कोई प्लानिंग, कोई रूट मैप, कोई इस तरह से कुछ भी नहीं बताया कि आपको ये स्टेप करनी है। इसको एक जनरल आइडिया दिया गया है, जनरल आपको पहचानने का तरीका, आपका एक दिमाग को खोलने का तरीका बताया है। प्रैक्टिकल रूप से इसको नहीं बताया कि आप इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, इस सोने को कैसे हासिल कर सकते हैं। तो वो भी हम इस बुक के जो रिव्यू है उसमें बताएंगे कैसे आप इस बुक के जो शिक्षा है उनको प्रैक्टिकली अपना सकते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छी आर्थिक सफलता अचीव कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सबसे पहले आपके लिए एक सवाल, वह क्या है जिससे आपका घर भरा पड़ा है, जिसका मूल्य लाखों रुपए है और जो अदृश्य है? ऐसा गुप्त खजाना आपके घर में छुपा हुआ है। इसके बारे में आप सोचिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर एक स्टोरी के माध्यम से जो स्टार्ट होती है कैलिफोर्निया गोल्ड रश से। कैलिफोर्निया जो कि उत्तरी अमेरिका में है, उसकी सैक्रामेंटो घाटी में जनवरी 1948 के समथिंग वहाँ पे सोने की धातु के कण मिलने की बातचीत का जो एक खबर चारों तरफ फैली। उसी के पास में जो सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह पड़ता है वहाँ पे और उस सैक्रामेंटो घाटी की जो एरिया है उसमें लगभग 2.5 लाख लोग सोना खोदने के लिए, सोना तलाशने के लिए पहुंच गए।
रातों रात तंबुओं में शहर उगने लगे और सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह जो कि अज्ञात था वो आज एक नामचीन शहर का रूप ले चुका था। दौड़ धूप हलचल, बहुत सारे लोग वहाँ पे सोना खोजने के लिए पहुँच चुके थे और अब वहाँ पे एक समृद्ध शहर का रूप ले चुका था। उस टाइम सोना का जो खजाने को खोजने का जो खबर थी और लोगों में जो बातें थी वो बड़ा चढ़ा के कही गई, जिसके कारण बहुत सारे लोग वहाँ सोना खोजने के चले गए। उसमें अखबार के एम्प्लॉय भी सोना खोजने के लिए चले गए तो अखबार बंद करने पड़े। दुकानदारों को अपने जो काम करने वाले उनकी तनख्वाह 4 गुनी करनी पड़ी, वरना वो छोड़ के चले जाते और सोने की तलाश में चले जाते। वहीं जो बंदरगाह थे वहाँ पे जो जहाज़ थे उनको छोड़ के जो उनकी जहाज़ के कर्मचारी थे वो भी सोना खोदने के लिए चले गए। तो जो घाटी थी, जो बंदरगाह था, वहाँ पे जहाज़ यूं ही समुद्र में तैरने लगे और जो समुद्री आवागमन बंद हो चुका था। तो आप देखिए कि कितना बड़ा माइग्रेशन था उस टाइम। लगभग 2.5 लाख लोग, बहुत ही बड़ी जनसंख्या थी 1948 में, जो वहाँ पे सोना खोदने के लिए पहुँच गई। आप देखिए कि कितनी ज़बरदस्त भीड़ होगी वहाँ पे, कितनी ज़्यादा हलचल होगी। जो सोने के खजाने की जो खबर थी वो सही थी, लेकिन उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया था कि बहुत सारे लोग अमीर बन गए, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल गई। उसको जो कहानियाँ थी उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा गया, जिससे कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँच गए। उन 2.5 लाख लोगों में से कुछ लोग ही भाग्यशाली साबित हुए, बाकी के बहुत सारे लोग संक्रमण के कारण मारे गए। यानी 2.5 लाख में से कुछ हज़ार लोगों को ही सोना मिल पाया, सोना खोज पाए, उतना मिल पाया जिससे कि उनकी जो मेहनत थी उसकी भरपाई हो सके और अमीर बन पाए। जो अमीर बन पाए, जिनके पास बहुत पैसा था, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा जुए और शराब में बर्बाद कर दिया और उनमें कुछ ही लोगों ने खेती बाड़ी में और दूसरे व्यवसाय में पैसा लगा के और बड़ी संपत्ति का निर्माण किया। तो यहाँ पर आपको शिक्षा लेने की ये जरूरत है कि अगर आपको सोना मिलता भी है, खजाना मिलता भी है कहीं से, तो उसको आप किसी भी चीज़ में व्यर्थ वेस्टेज नहीं करके उसको इसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिससे कि और पैसा और धन संपदा आप अर्जित कर पाएँ। अब हम बात करते हैं गोल्ड रश के असली विजेता के बारे में। वो थे सैमुअल बर्नन, जो कि एक विजनरी इंसान थे और उन्होंने ये चीज़ सोची थी कि लाखों टन मिट्टी को और कंकड़ पत्थर को उधेलने के बाद में अगर सोना मिलता है, उससे अच्छा है कि जो सोना खोदने आए हैं उन लोगों को जो जीवन आवश्यक चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, सेवाएं, अगर मैं वो बेचूंगा तो मेरे को ज़्यादा पैसा और ज़्यादा कमाई होगी। तो उन्होंने उस टाइम उनके वहाँ पे एक स्टोर था और उस स्टोर को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया और बहुत अच्छा सामान सेल किया। उस टाइम के ज़माने में उनकी पर डे की सेल लगभग $5,000 होती थी, जो आज के मुकाबले 1 करोड़ से भी ज़्यादा की पर डे की सेल उनकी होती थी। सेक्रेमेंटो में जो उनका स्टोर था उसमें वो बहुत सारी चीज़ें बेचते थे जो ज़रूरी थी और साथ में जो सोना खोदने के लिए ज़रूरी थी, जैसे खोदनियाँ हो सकती है, बेलचे, बर्तन, तंबू, मोमबत्तियाँ, साबुन, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो उनको चाहिए होती थी, खाने की चीज़ें जो उनको चाहिए होती थी। और इससे वो बहुत ज़्यादा उनका दुकान का टर्नओवर हुआ और टर्नओवर से उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। जिनको सोना मिला उनको भी सामान खरीदना था और जिनको नहीं मिला उनको भी सामान खरीदना था। अगर उस कंपटीशन बने रहने के लिए तो सभी को कुल मिला के सामान चाहिए था। उन्होंने जीवन आवश्यक चीज़ें बेच के वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा अर्न किया। जितना लोगों ने सोना बेच के या सोना ढूंढ के नहीं कमाया, उससे ज़्यादा पैसा उन्होंने जीवन आवश्यक ऐसी चीज़ें जो मूलभूत है, एसेंशियल है, उन चीज़ों को बेच के बहुत अच्छा पैसा अर्न किया। तो ये चीज़ क्लियर है, सुस्पष्ट है। जो विजनरी इंसान है, जो सफल इंसान है, वो इन क्लियर चीज़ों को देखते हैं, उसी को नए रूप से, नए मॉडल के रूप में बिजनेस बनाते हैं और जीवन में छा जाते हैं। आप देखिए कि ये 1848 की जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, क्या आज तक ये व्यवहारिक नहीं है? आप आपके चारों तरफ देखिए, वॉलमार्ट, रिलायंस फ्रेश, बहुत सारे बिग बाजार ऐसे स्टोर हैं जो आज वही काम करें, बहुत पैसा अर्न कर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और इस तरह की वेबसाइट है जो आपको जीवन आवश्यक चीज़ें रिटेल में, खुदरा में आपको उपलब्ध करा रही है और उनसे वो बहुत पैसा बना रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जुए में या किसी केस को किसी पे केस करके किसी की संपत्ति छीन के पैसा बनाने की सोचते हैं, जबकि आपके पास एक अवसर है जीवन आवश्यक वस्तुओं से संबंधित। अगर कोई आप कारोबार करते हैं तो बहुत अच्छी संपत्ति बना सकते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल जानते हैं कुछ फिगर्स, फैक्ट्स के माध्यम से, जिससे कि आप समझ पाएं कि कितना बड़ा आपके पास खजाना छुपा हुआ है। ऐसा क्या कारण है कि हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनको रोज़ देखते हैं, लेकिन उनके पीछे हुए धन को नहीं देखते। क्यों? क्योंकि हमारा मानसिक रडार पे वो धन संपदा आती नहीं। उनको हम एज कैजुअल, जैसे कि आदि समय से, बहुत पुराने समय से चला रहा है कि ये चीज़ें तो चाहिए, हमें लानी पड़ेगी, ये तो खर्चा करना पड़ेगा। हम मानसिक रूप से उन चीज़ को सेट कर रखा है, तो हम उन वस्तुओं से, उन सेवाओं के पीछे जो धन छिपा हुआ है, कितना करोड़ों का टर्नओवर होता है, कितना अरबों का टर्नओवर होता है, उसको हम समझ नहीं पाते। अगर हम इन चीज़ों को देख ही नहीं पाएंगे तो उस धन को अचीव करने के तो तरीके खोजने का सवाल ही नहीं उठता।
जब तक हम अपने मस्तिष्क में, अपने प्रोग्राम में ऐसी ब्रेन की प्रोग्रामिंग नहीं करते कि ऐसा रडार स्थापित नहीं करते कि वो इस चीज़ों के संबंधित, इन सेवाओं वस्तुओं के संबंधित पैसे को देख पाए, और जब तक हम नहीं देख पाएंगे जब तक हम वो धन संपदा प्राप्त करने की कोई प्रयत्न भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि ये धन संपदा कितनी बड़ी है। आप अपने घर से ही शुरुआत कीजिए, और आपके घर में सबसे छोटा कमरा होता है बाथरूम, उसका एक विजिट करिए और देखिए कि आपके बाथरूम में कितना रुपए का सामान पड़ा है। इसमें आप देखिए टूथब्रश हो सकते हैं, टूथपेस्ट हो सकते हैं, शैम्पू, कंडीशनर, डिटर्जेंट का बहुत बड़ा कारोबार होता है। डिटर्जेंट आपके घर में कितना सारा इस्तेमाल होता है, और वो हर महीने आपको चाहिए होता है। ये नहीं कि आपने एक बार ला के रख दिया, लेकिन वो हर महीने चाहिए होता है। वहीं देखिए वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, साथ में अपने घर में आप किचन में जाएंगे तो वहाँ पे फिर आप देखेंगे कि डिश वॉशर है, डिश क्लीनिंग एजेंट है, खाने पीने की कुछ वस्तुएं हैं। वैसे ही आप अपने घर के दूसरे कमरों में और उनके कोनों में झांकिए, डोर्स में झांकिए कि कितना फेस वॉश, क्रीम, लिपस्टिक, पाउडर, एफएमसीजी कितना सामान आपके घर में पड़ा है। टेबल, कुर्सी, टीवी, टेलीविज़न, उसकी कनेक्शन जो सर्विसेज आप टाटा स्काई ले रखा है, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, कितना सारा डेली की सर्विसेज है जो आप लेते हैं, उपभोग करते हैं, और उनको कभी विचार भी नहीं करते कि ये पैसा आप कमा सकते हैं क्या, जबकि लोग कमा रहे हैं। बहुत सारे विटामिन सप्लीमेंट आपके घर में भरे पड़े हैं जिनको आप खरीद के लाते हैं और यूज़ करते हैं। इनसे पैसा कौन बना रहा है? आप तक जो ये सुविधाएं पहुंचाता है वो पैसा बनाता है। मैन्युफैक्चर तो बनाता है, लेकिन जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में लोग हैं वो पैसा बनाते हैं। साथ में जो एडवर्टाइजिंग करने वाले हैं, जो झूठ एडवर्टाइजिंग करते हैं, जो सही नहीं बोलते, वो चीज़ों को इस्तेमाल भी नहीं करते, लेकिन आपको एडवर्टाइज करके वो चीज़ें आपको बताते हैं, वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। और आप उन चीज़ों को यूज़ करने के बाद रिकमेंड करते हैं, और जो एडवर्टाइजिंग करते हैं उनके काम को आसान बनाते हैं, और आपको कोई भी पैसा हासिल नहीं होता। तो इस तरह से देखिए, आप कुछ भी पैसा नहीं कमा रहे हैं और आप लोगों को कमाने के अवसर दिए जा रहे हैं, आपके घर का खजाना खाली किए जा रहे हैं। तो देखिए, दुनिया के सबसे बड़े जीवन आवश्यक चीज़ों के उत्पादक प्रोक्टर गैम्बलेन के बारे में जानते हैं। P&G जिसको हम बोलते हैं, वो लगभग 5,186 अरब रुपए का कारोबार करता है। ये देखिए कितना बड़ा कारोबार है, 5,186 अरब रुपए का कारोबार ऐसी चीज़ों का जो आपको रोज चाहिए। आप तो सोचते हैं कि हमें एक छोटा सा बजट देना होता है, लेकिन उनका कितना बड़ा टर्नओवर आप करके आते हैं। उसी के साथ हम जानते हैं कि एक भारतीय घर के बारे में, एक भारतीय घर की कहानी, एक भारतीय घर की झलक, कि कितना पैसा हम पर मंथ, पर ईयर खर्च कर रहे हैं ऐसी चीज़ों के लिए जो हमें रोज चाहिए, जिसके जो धन संपदा हम लुटा रहे हैं, उन पर विचार भी नहीं कर रहे कि वो पैसा हमारे पास क्या कहीं कैसे भी तरीके से आ सकता है क्या। तो ये कितना पैसा हो सकता है, एक झलक है आपके सामने स्क्रीन पे। आप देखिए, एक औसत भारतीय अगर आमदनी की बातचीत करें तो पर मंथ अगर वो 15,000 रुपये भी कमाता है, और साल के कुल मिला के होते हैं 1,80,000 रुपये। तो आप देखिए, ये जो पैसा है, एक छोटा सा एवरेज ले रहा हूँ, 15,000 रुपये सबसे लोवेस्ट एक एवरेज जो डाटा गवर्नमेंट अवेलेबल करा रही है कि एक मिडिल क्लास की, एक लोअर क्लास की इतनी इनकम तो होती है, स्पेशली जो छोटे मोटे भी एम्प्लॉय सेक्टर में है। तो 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 1,80,000 रुपये हुए। एक औसत घर की जो आकार होता है 2,000 स्क्वायर फीट होता है, यानी एक इंसान को 2,000 स्क्वायर फीट को रनिंग करने के लिए, उसके डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं पैसा खर्च करना पड़ता है। और इस तरह से लगभग 1,33,200 रुपये हम खर्च करते हैं एक साल के अंदर मार्केट के अंदर। और 1,33,200 रुपये में से लगभग 75% पैसा हम ऐसी चीज़ों पर खर्च करते हैं जो आवश्यक है, जैसे घर, गाड़ी, दवाइयाँ और अन्न जो हमें चाहिए होता है। उसके अलावा 1,33,200 में से हम 25% पैसा ऐसी चीज़ों पे खर्च करते हैं जो हमें FMCG के रूप में चाहिए, जो हमें रोज़ ख़त्म होती है, जिसमें हम शामिल करते हैं तेल, साबुन, कॉस्मेटिक्स चीज़ें जो हमें रोज़ चाहिए होती है। यानी लगभग देखा जाए तो 25%, यानी मतलब 33,300 रुपये पर ईयर हम ऐसी चीज़ों पर खर्च करते हैं जो FMCG है, जो रोज़ हमें चाहिए। तो इस तरह से हम एक एवरेज देखें तो लगभग 2,800 रुपये एक एवरेज इंसान मार्केट में खर्च करता है अपनी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और इस हिसाब से देखिए कितना बड़ा पैसा आपका इंतजार कर रहा है। अभी तो आपको फिगर हमने एक घर का दिखाया है, इसको हम देखते हैं पूरे भारत के हिसाब से कि कितना पैसा, कितना टर्नओवर हो रहा है आपके चारों तरफ, आपके कहने से, आपके रिकमेंडेशन से हो रहा है। वो भी मजे की चीज़ ये है। अगर हम भारत की बातचीत करें, और भारत में अगर बातचीत करें कि 25 करोड़ अगर घर हैं, अगर वो 2,800 रुपये का पर मंथ का सामान लेके आते हैं, तो लगभग 700 अरब रुपए का कारोबार इन्हीं चीज़ों को होता है जो डेली लाइफ में हमें चाहिए होती है। तो अब देखिए, भारत में इसमें FMCG का बहुत बड़ा योगदान है। और भारतीय GDP में अगर देखिए, घरेलू जो
चीज़ें हैं, घरेलू वस्तुएं हैं, उनका कारोबार भारत की जो जीडीपी है उसमें 10% है। यानी जो भी जीडीपी का जो वैल्यूएशन उसके 10% ऐसी चीज़ों में है जो घरेलू रिक्वायरमेंट की चीज़ें, एफएमसीजी की चीज़ें जो आपको रोज़ चाहिए होती है। तो कितना बड़ा पैसा हो सकता है, यानी 700 अरब रुपए पर महीना का टर्नओवर एफएमसीजी से होता है। तो वो आपके लिए क्या सोने की खदान है या सिर्फ एक डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें जो आप लाते हैं, खर्च करते हैं और भूल जाते हैं। ये इतना पैसा है कि दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान के भी मूल्य अगर लगाएं तो उससे भी कई हज़ारों गुना ये ज़्यादा पैसा होगा। तो आप देखिए, आपके घर में खजाना छुपा हुआ है, पैसा है, उसको बस आपको निकालने का तरीका सोचना है, तरीके आजमाने हैं, तरीके जानने हैं जिसको आप आजमा के उस पैसे को आप निकाल सके। 1879 में FW वुलवर्थ ने डिस्काउंट पे चीज़ें सेल करना का विकास किया। उसके बाद में उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उनकी एक जारी दुकान 1918 में 5th एवेन्यू पे खुली और उनका साम्राज्य 1990 तक कायम रहा। उसके बाद में वॉलमार्ट का आना था, क्योंकि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा शहरीकरण हो रहा था और वो जो वॉलमार्ट थे उनका फोकस मेनली जो छोटे कस्बे थे उन पे था और वो लगभग 8,000 जिनकी भी पॉपुलेशन होती थी वहाँ पे उनका स्टोर होता था। तो जनसंख्या के बहुत ज़्यादा माइग्रेशन की वजह से, शहरीकरण होने की वजह से वो थोड़े पिछड़ गए, अपडेशन उन्होंने किया नहीं। उसके बाद में आता है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट क्या है? वही चीज़ है जो वुलवर्थ करते थे, यानी डिस्काउंट पे चीज़ें बेचते थे। डिस्काउंट पे चीज़ देने से लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और चीज़ें खरीदने के लिए चले आते हैं। वॉलमार्ट का साम्राज्य आप देखिए कितना बड़ा है, उसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बातचीत करते हैं रिटेल इंडस्ट्री के बारे में, जो है $26 ट्रिलियन की इंडस्ट्री पूरे दुनिया में और जिसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। उसमें हम देखें ऑनलाइन जो कारोबार है, जो ऑनलाइन अभी रिटेलिंग का कारोबार है, वो लगभग पहुंच चुका है लगभग $3.5 ट्रिलियन का, जो 2022 तक आते आते $6 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर जाएगा। यानी ऑनलाइन के द्वारा भी रिटेल का मार्केट बढ़ता ही जा रहा है। तो रिटेल का मार्केट सभी को इसमें अवसर दिख रहा है और सभी इस चीज़ में कूद रहे हैं। जैसे कितने बड़े बिजनेसमैन हो, यहाँ तक देखिए अंबानी कितने बड़े एम्पायर था लेकिन फिर भी वो रिटेल में आ चुके हैं। तो आपको देखना होगा कि कितना बड़ा पैसा है। अगर रिटेल की हम ग्रोथ की बातचीत करें तो लगभग 4.5% की ग्रोथ हर साल ये अचीव कर रहा है। 4.5% ग्रोथ बहुत बड़ी होती है। और भारत की अगर हम रिटेल इंडस्ट्री की बातचीत करें तो लगभग $11 ट्रिलियन की इंडस्ट्री भारत की रिटेल इंडस्ट्री है और ये हम पूरी भारत में जो पॉपुलेशन है उसमें 8% जनसंख्या को इसी के द्वारा हम उनको नौकरियां और एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं। वॉलमार्ट के संस्थापक सैम वॉल्टन के परिवार के पास जो संपदा है उसके बारे में बातचीत करते हैं। जो संपदा है लगभग $201 बिलियन। ये जो एक इंसान की हिस्सेदारी में आता है लगभग 3,000 अरब रुपए। तो आप देखिए 3,000 अरब रुपए उन्होंने एक इंसान के हिस्से में आ रहा है, तो उन्होंने कितना पैसा बनाया होगा रिटेल इंडस्ट्री के माध्यम से। और वहीं हम रिलायंस रिटेल की बातचीत करें तो लगभग $34 बिलियन का उनका कारोबार है। तो आप देखिए इतना पैसा रिटेल के माध्यम से लोग अर्न कर रहे हैं। तो आप सोचते हो कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, लोग उनको पैसा या बहुत ज़्यादा अमीर बनाने के लिए क्यों तो ले पड़े हैं। तो उनके दिमाग में सेट है कि डिस्काउंट में मेरे को कुछ फ़ायदा होता है, तो डिस्काउंट लेने के लिए वो इस तरह के मॉल में विजिट करते हैं और या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। लेकिन वहीं वो डिस्काउंट पे चीज़ें लेते हैं, लेकिन वो एक चीज़ नहीं समझते, अगर वो कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदेगा उस पर अगर 5 से 10% उसको डिस्काउंट मिल गया, जो सर्विसेज या जो सामान सेल करने वाला है वो लगभग 90 से 95 रुपये उनसे अमीर हो जाएगा। और ये इंसान जो अपना चीज़ें खरीदने के लिए मार्केट में पैसा दे रहा है वो 90 से 95 रुपये गरीब हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, वो डिस्काउंट के चक्कर में ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, जो उनकी चीज़ें ज़रूरत नहीं होती है वो भी चीज़ें खरीदते हैं और अननेसेसरी अपने पैसे का वेस्टेज करते हैं। एक फीलिंग आती है कि मुझे डिस्काउंट में कुछ चीज़ें मिल गई, बस उसी के लिए सब कुछ करते हैं। तो आपको सोचना होगा कि आपके जो घरेलू चीज़ें हैं उनका मालिक कौन है, उनसे कौन पैसा बना रहा है, आपके जो परिवार की जो चीज़ें हैं उनसे कौन पैसा बना रहा है, आपके दोस्तों की जो चीज़ें हैं घरेलू चीज़ें उनसे कौन पैसा बना रहा है, उनके मालिक कौन है, और दोस्तों के दोस्तों का जो पैसा है, जो घर की चीज़ें हैं उनका उनसे कौन पैसा बना रहा है। तो आपको ये चीज़ विचार करनी होगी कि इस पे आपको कैसे फोकस लाना होगा, कैसे इन चीज़ों को अचीव कर। अब आप सोच रहे होंगे कि रिटेल में इतना पैसा है तो सभी लोग इस चीज़ में इंडस्ट्री में क्यों नहीं उतरते। इसमें पीछे 2 सिंपल से कारण है। पहली चीज़, इसको स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत बड़ा पैसा चाहिए और इसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत बड़ा पैसा चाहिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि लोगों के पास विजन नहीं होता, वो इस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो ही नहीं कर पाते, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हासिल नहीं कर पाते, उनको बहुत बड़े सिस्टम का रूप नहीं दे पाते। वो एक दुकान खोल के या एक मॉल खोल के खुश हो जाते हैं और वहीं पर उनकी पूरी ज़िंदगी में भाग दौड़ बीत जाती है।
और वो अपने आप को डुप्लीकेट नहीं कर पाते। जब तक डुप्लीकेट नहीं करेंगे बहुत पैसा नहीं बना पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट 2 कारण है जिसकी वजह से लोग रिटेल के बारे में चीज़ें जानने के बावजूद भी इन चीज़ों में हाथ नहीं डालते हैं और अपना भविष्य आजमाते नहीं हैं। अब देखिए कि रिटेल मार्केट में आपका क्या योगदान है। 1950 में ही व्यापार विशेषज्ञों ने एक चीज़ घोषित कर दी थी कि सबसे बड़ा जो प्रचार का माध्यम है, सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग का माध्यम है, वो मौखिक प्रचार है। यानी न तो कोई सिनेमाई न कोई दूसरे तरीके से एडवर्टाइजिंग बहुत पावरफुल है, सबसे बड़ा पावरफुल है मौखिक एडवर्टाइजमेंट। आप देखिए कितनी चीज़ों की आप तारीफ करते हैं, कितनी चीज़ों के बारे में लोगों को बताते हैं, ये चीज़ बढ़िया है, ये सेवा बढ़िया है, ये फलाने की सर्विसेज बढ़िया है। तो आप चीज़ देखिए कि लोगों को आप करोड़पति बना जा रहे हैं जबकि आपका कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि जो एडवर्टाइज करने वाले अभिनेत्री हैं, फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस, वो भी पैसे वाले होते जा रहे हैं, जबकि और आप गरीब होते जा रहे हैं, जनता गरीब होती जा रही है। तो उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि मौखिक प्रचार के माध्यम से वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस पैसे का आपको फ़ायदा उठाने से पहले आपको समझना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को। उसमें क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, वो सप्लायर के माध्यम से, अपने सप्लायर रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, जो भी बड़े मेगा स्टोर होते हैं जैसे रिलायंस हो, जैसे वॉलमार्ट हो, जैसे बिग बाजार हो, उनसे वो बातचीत करते हैं और उनको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर करते हैं। वहाँ से वो सामान आपके पास पहुँचता है और आप जैसे बहुत सारे कस्टमर उनके पास होते हैं, वो सामान लेके आते हैं। अब वहाँ पे अगर आपको पैसा अचीव करना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में या जो मेगा स्टोर है उसके रूप में आपको सामने आना पड़ेगा, उसका स्थान आपको लेना पड़ेगा। सिंपल सा उसमें आपको काम क्या करना है, आपको अपनी जो खरीदने की आदत है उसको बदल के सीधा मैन्युफैक्चर से सामान लेना है। वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे साधन अवेलेबल हैं। जैसे ही आप वहाँ से सामान लेते हैं, आप अपने जानकारों को, कुछ कस्टमर को बताते हैं कि ये चीज़ बहुत बढ़िया है। अगर वो आपके कहने से वहाँ से प्रोडक्ट और सर्विसेज लेते हैं तो आपको उसमें पैसा अर्न होता है। तो इस तरह से आप ऐसे ग्राहकों का एक समुदाय, कम्युनिटी बनाते हैं जिनकी सेम चीज़ों में दिलचस्पी है, स्वयं तरीके से सोचते हैं और उन लोगों को आप प्रोडक्ट और सर्विसेज देते हैं और आप पैसा बनाते हैं। और आपके जैसे ही उनमें से कुछ लोग आइडेंटिफाई करते हैं जो और पैसा बनाना चाहते हैं, उनको आप ट्रेन करते हैं, शिक्षाएं देते हैं और एक बहुत बड़ा आप एक सिस्टम डेवलप करते हैं जो वहाँ से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो इसके एवज में आपको मैन्युफैक्चर होता है, वो आपको कमीशन देता है, वो आपको बोनस देता है और आपको बहुत सारा पैसा अर्न करने का मौका देता है, जिससे वो भी कमाए और आप भी कमाए और उनको एक लॉयल कस्टमर, लॉयल ऑडियंस मिल सके जो कि उनका सामान कंज्यूम करता है और लगातार कंज्यूम करता रहेगा। इस बुक में जो डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल बताया गया है जो आपके लिए घरेलू स्वर्ण खोज निकालेगा वह है, जैसे कि आप इमेज में देखिए, मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर से रिटेलर के माध्यम से एक कस्टमर तक प्रोडक्ट जाता है और कस्टमर अपने घर पे प्रोडक्ट लेके आता है। तो यहाँ पे पैसा कौन बना रहा होता है, जो बीच में बैठे हैं रिटेलर, जो बहुत ज़्यादा अलग अलग मैन्युफैक्चरर से अप्रोडक्ट लेके आपको सप्लाई करते हैं। तो वो अलग अलग चीज़ों पे पैसा बहुत ज़्यादा बना रहे होते हैं, बड़े बल्क पे काम करते हैं, तो ये लोग आपसे पैसा बना रहे होते हैं। जबकि फिर अगर आप थोड़ा चेंज करते हैं कि इन शॉप्स से अगर आप लेना बंद करते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से टाई अप हो जाते हैं, तो ये जो पैसा है वो कैशबैक के रूप में आपके परिवार को, आपके घर को मिलेगा, या डिस्काउंट और रिटेल प्रॉफिट आपको फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ही आप कुछ कस्टमर्स को तैयार करते हैं जो आपसे प्रोडक्ट लेते हैं, आपके कहने पे प्रोडक्ट उस मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट भी लेते हैं या आपसे खरीदते हैं, तो आपको कैश फ्लो होगा, यानी कुछ और एक्स्ट्रा पैसा आएगा, उसमें रिटेल सेल्स, कमीशन और बोनसेस फ़ायदा होगा आपको। तो ऐसा आपको फ़ायदा होता रहेगा। ऐसे ही आप आगे इस चीज़ को बढ़ाते हैं कि आपके जैसे कोई दूसरा है आदमी जो भी ऐसा बिजनेस करना चाहता है, ऐसे कस्टमर की कम्युनिटी बनाना चाहता है, तो उनको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, सिखा सकते हैं और ऐसे लोगों को अपनी टीम में ले सकते हैं। तो आपको कस्टमर से भी फ़ायदा हो रहा है, आप प्रोडक्ट पर्सनल ले रहे हैं उसमें भी डिस्काउंट अच्छा मिल रहा है और साथ में आप जिन लोगों को सिखा रहे हैं उनके द्वारा जो टर्नओवर, जितना भी टर्नओवर होगा उसका भी आपको सर्टेन परसेंटेज मिलेगा। तो इस तरह से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं कैश काउ, यानी 2-3 तरीके से आपको अर्निंग स्टार्ट हो गई। कैशबैक के जो खुद के परचेजिंग से होगा, कैश फ्लो जो आपके कस्टमर आपसे परचेज करेंगे, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर या सप्लायर से परचेज करेंगे। तीसरा होगा कैश काउ। कैश काउ यानी आपके जैसे ही जो परचेज करने वाले कस्टमर हैं वो गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत खुद एंटरप्रेन्योर बनते हैं, खुद इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनते हैं, तो उनके द्वारा जो टर्नओवर होगा उस पर भी आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे 3 तरीके से आप अर्निंग जनरेट करते हैं और इस तरह से आप गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनके ये बहुत जो अच्छा पैसा है उसको बना सकते हैं। घरेलू स्वर्ण का जो आनंद ले सकते हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी हो सकता है। अगर इस धन पे, इस जो स्वर्ण, घरेलू स्वर्ण है उस पर आप नज़र नहीं रखेंगे, आप उसको हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते।
तो आपको अगर आपको ये चीज़ हासिल करनी है तो इस पर आपको प्रयत्न करने चाहिए, इस पर आपको दिमाग लगाना चाहिए कैसे कर सकते हैं। उसके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा यहाँ पे राइटर ने वो दी है कि आप सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखें। अगर आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो आप सोचिए अगर आप काम नहीं कर पाए, आप अपने जॉब नहीं कर पाए, आपके पास जॉब नहीं रही, आपका जो छोटा मोटा व्यवसाय है वो अगर नहीं रहा तो क्या होगा। यानी आपके सारे अंडे एक ही टोकरी में हैं। अगर वो काम धंधा प्रभावित होता है तो आपको इनकम का और आर्थिक संकट आ सकता है। अगर आप इस तरह से बिजनेस बिल्ड करते हैं और बहुत सारे लोगों का टीम बना के, ऑर्गेनाइजेशन बना से ऐसे इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर आप डेवलप करते हैं, तो उनके द्वारा माध्यम से जो टर्नओवर होता है उसमें भी आपको कुछ पैसा मिलता है। तो ऐसे इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स की आप टीम बनाइए जो ऐसा काम कर सकती है। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप पे ही सारी जो जिम्मेदारी नहीं रहेगी और आप ही से सारा बिजनेस रन नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक ऑटो पायलट होगा। क्योंकि वहाँ तक आप प्रोडक्ट पहुँचाएंगे नहीं, ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चर आपको प्रोडक्ट पहुँचाएगा। सिर्फ आप उनको टाइप करेंगे और खुद ट्रेनिंग लेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो वो एक बिजनेस का मॉडल रूप मिलेगा और नेटवर्क बनेगा। और नेटवर्क में जितनी संपदा है वो किसी चीज़ में नहीं है। जैसे आप रॉबर्ट कियोसाकी की बुक पढ़िए, जैसे गूगल कीजिए, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन लीजिए, जो भी बड़े बिजनेसमैन उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया और नेटवर्क से ही बहुत ज़्यादा पावरफुल और पैसे वाले वो बने। इजिप्ट में एक पुस्तकालय में आग लगती है और उस आग में सिर्फ एक ही बुक बचती है, पारसमणि की किताब, जिसमें पारसमणि के बारे में लिखा गया कि पारसमणि आपको कैसे मिलेगी। तो जिसको ये बुक मिलती है वो इस बुक को पढ़ता है और उस चीज़ को अचीव करने के लिए एक समुद्री किनारे पर जाता है जहाँ पे पारसमणि होने की संभावना थी। उसमें बताया गया कि जो पारसमणि का पत्थर होता है वो गर्म होता है और बाकी के पत्थर नॉर्मल होते हैं। तो उनमें से वो चुन चुन के पत्थर समुद्र में फेंकने लग जाता है कि लास्ट में जब उसको पारसमणि आएगी, गर्म हाथ में लगेगी, तो उसको पहचान लेगा। लेकिन वो उस चीज़ का उतना आदी हो जाता है कि वो बार बार फेंकता जाता है और जब उसके हाथ में पारसमणि आते हैं उसको भी फेंक देता है। फेंकने के बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि ये तो पारसमणि थी, गर्म थी, उसको समुद्र में फेंक दिया, उसको मिलने वाली नहीं है। तो इस तरह से जो पारसमणि होती है, यानी जो ऐसा पत्थर जिसको किसी भी चीज़ को टच करने पे वो सोने की बन सकती है, उसको वो खो देता है। इससे आपको शिक्षा क्या मिलती है कि हम अपने जीवन में हैबिचुअल हो चुके हैं। हम एफएमसीजी की जो घरेलू चीज़ें हैं, हमें जो दैनिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें हम रोज़ लेके आ रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं, उनको फेंक दे रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि कितना पैसा हम व्यर्थ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमारे जनरेशन पास होनी है कि इससे कोई पैसा बनता नहीं है। इससे पैसा वही बनाता है जो इस चीज़ में काम करता है। वैसे उसके अलावा हमने थॉट ही नहीं लिया, कभी विचार ही नहीं किया, तो इसलिए हमारा पास वो पैसा नहीं आता। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि आपके घरेलू स्वर्ण में बहुत बड़ी ताकत है। मेरी नज़र में 3 ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा आप घरेलू स्वर्ण के जो आइडिया है उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 है ड्रॉप शिपिंग, और नंबर 2 है वो एफिलिएट मार्केटिंग, और नंबर 3 है गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप। कुल मिला के तीनों को अगर एक कंबाइंड रूप में बोले तो इन्फ्लुएंसर बनना। अगर आप इन्फ्लुएंसर बनेंगे तो आप अपने खर्चे में से आप जो चीज़ें यूज़ करते हैं, आप जो एडवर्टाइजिंग करते हैं, लोगों को चीज़ें बताते हैं, उससे पैसा अर्न कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ये तीनों चीज़ें होती क्या है, इनकी अच्छी चीज़ें क्या है, उनमें बुरी चीज़ें क्या है, उनमें से कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट है, उस तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में। ड्रॉप शिपिंग में आप एक वेबसाइट बनाते हैं और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग करते हैं, और साथ में जो आपका सप्लायर होता है या मैन्युफैक्चरर होता है वो आपकी वेबसाइट से अटैच होता है। जैसे ही आपके कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आके ऑर्डर देते हैं, वो डायरेक्ट ऑर्डर आपके साथ साथ में उस सप्लायर तक या उस मैन्युफैक्चरर तक पहुंच जाता है, और वो उस प्रोडक्ट की को तैयार करके, उस प्रोडक्ट की पैकिंग करके उस कस्टमर तक पहुंच जाता है। और जो पैसा आता है वो आपके माध्यम से आपको मिलता है और साथ में आपके माध्यम से सप्लायर को भी मिलता है। तो इस तरह से आप अपने स्टोर का एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। तो इस तरह से आप एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, और ऑनलाइन स्टोर पे जो भी कस्टमर आपके कहने से, आपके रिकमेंडेशन से, या आपकी जो मेहनत है, आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, वेबसाइट को लोगों तक पहुँचाने के लिए जो भी माध्यम आजमाना चाहते हैं, उसके माध्यम से लोगों को प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। स्पेशली प्रोडक्ट में ये जनरली काम करता है, तो आपको उसमें बहुत ही अच्छा एक कमीशन मिलता है और बहुत अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इस तरह आप देखिए, जो मौखिक एडवर्टाइजिंग कर रहे थे आप, उसी को सोशल मीडिया द्वारा, मौखिक द्वारा आप लोगों तक सामने ले जा सकते हैं, और वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रेवेन्यू मॉडल हो सकता है फ्यूचर के लिए, एक बिज़नेस बनाने के लिए। उसके बाद में हम बातचीत करते हैं जो सेकेंड तरीका हो सकता है वह एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारे बड़े जो जायंट है, ई कॉमर्स है, वो एफिलिएट मार्केटिंग के सर्विसेज आपको देता है। उसमें मैं बातचीत करना चाहूँगा अमेजोन के एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में। अमेजोन, जैसे कि आप स्क्रीन पे दे रहे हैं, आपको अलग अलग प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, उनको एडवर्टाइज़ करने के लिए आपको वो परसेंटेज देता है, लेकिन वो एडवर्टाइज़ का मार्क नहीं देके ज़्यादा वो देता है आपको उसकी सेल के ऊपर। तो जितने ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करवाएंगे उसका एक फिक्स रेवेन्यू होता है, कुछ फिक्स मार्जिन होता है,
एडवर्टाइजिंग फीस होती है जो आपको मिल जाएगी। उसमें आप चीज़ें देखिए, उसमें सिर्फ सिंपल से आपको ज्वाइन करना होता है, फिर एडवर्टाइज़ कीजिए आप और पैसा अर्न कीजिए। और उसके बाद में ये अलग अलग स्लेब आप देख रहे हैं कि कौन कौन सी स्लेब होती है, कैसे कैसे आपको पैसा मिलता है। अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग परसेंटेज है। लेकिन इसके साथ ड्रॉबैक क्या है कि ये जैसे जैसे अपने प्रोडक्ट की मोनोपोली क्रिएट होती है कि अपने उन प्रोडक्ट के साथ टाई अप करने के बाद में उन प्रोडक्ट की सेल पे आपको कोई कमीशन नहीं देते या फिक्स कमीशन देते हैं। जैसे आप नीचे देख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन 1% फिक्स एडवर्टाइजिंग फीस, यानी इन मोबाइल फ़ोन की अगर आप एडवर्टाइजिंग करेंगे कितना ही सेल हो आपको उसका 1% ही मिलेगा सिर्फ, तो उसमें आपको बाउंडेशन कर दी गई। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जिन पे अमेजोन आपको कोई भी कमीशन या फीस नहीं देती है, क्योंकि ये इनके ही प्रोडक्ट हैं या इनसे डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, तो उन पे वो सेल पे आपको कोई प्रोडक्ट की फीस, एडवर्टाइजिंग फीस नहीं देते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसकी लिमिटेशन भी है। इस तरह से मैंने जो 2 प्रोग्राम बताए हैं, ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, इनमें से कोई भी तरीका आजमा के आप अपने प्रोडक्ट को और सर्विसेज को लोगों के सामने ला सकते हैं और आप जो भी सेल करेंगे उसका आपको रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। यहाँ मैं एक तीसरा तरीका और बताना चाहूँगा, वह है गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें होता है कि आप किसी भी मैन्युफैक्चरर से टाई अप करते हैं और मैन्युफैक्चरर आपके बनाए हुए, आपके बताए हुए, आपके जो एडवर्टाइज किए हुए कस्टमर हैं उनको अगर वो प्रोडक्ट सेल करता है तो उसका भी आपको कमीशन मिलता है। ये वैसा ही है जैसे ड्रॉप शिपिंग था या एफिलिएट मार्केटिंग था, लेकिन इसमें कुछ अंतर है ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में, तो वो जान लेते हैं हम साथ में ही टेबल में, जिससे कि आप सब चीज़ों को क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएँ। देखिए, ड्रॉप शिपिंग होता है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है। आप वेबसाइट बनाते हैं, आप आगे भी टाई अप करते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ, अगर आपको वेबसाइट बनाने का ऐसा नॉलेज नहीं है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ न कुछ आपको रजिस्ट्रेशन फीस लगनी पड़ेगी, डोमेन नेम लेना पड़ेगा, तो वहीं ये आपको इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू होता है। वहीं एफिलिएट मार्केटिंग में आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी, आपकी ज्वाइनिंग फी होती है। आप डायरेक्ट अमेजोन और फ्लिपकार्ट या जो भी ई कॉमर्स है उनकी साइट पर जाके अमेजोन एफिलिएट सर्च करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको फिक्स अमाउंट ऑफ सोशल मीडिया प्रेजेंस या फिक्स अमाउंट ऑफ ट्रैफिक चाहिए आपको। आपके यूट्यूब पे हो सकता है, आपके ब्लॉग पे हो सकता है, आपके किसी वेबसाइट पे हो सकता है। और तीसरा जो है गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें आपको कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लगती, आप फिर आपको ज्वाइन कर सकते हैं, न कोई बाउंडेशन, न कोई वेबसाइट बनानी है आपको, आप जैसी हैं वैसी कंडीशन में स्टार्ट कर सकते हैं कि उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। सेकंड जो चीज़ है वह जो ड्रॉप शिपिंग का जो बिज़नेस आप करेंगे, जो काम करेंगे वो पूरा ऑनलाइन होगा। एफिलिएट मार्केटिंग भी ऑनलाइन होगा पूरा लगभग, और क्योंकि जो आप पर्सनली अगर सेल करवाएंगे किसी को लिंक भेज के तो उस पर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के अंतर्गत कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो बार बार लिंक से अगर क्लिक करके आप ही खुद ऑर्डर करने लग गए तो उनको पता चल जाता है, तो वो आपके IP एड्रेस से आपको ट्रेस कर लेते हैं। तो ये पूरा ऑनलाइन होगा, इसको आप बड़े लेवल पर करें तभी ये सक्सेसफुल होता है। जबकि गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। किसी इंसान को आपने प्रोडक्ट बताया, उसको अच्छा लगता है तो आप उसको पर्सनली दे सकते हैं या उसको रजिस्टर कर सकते हैं उस वेबसाइट के थ्रू, जिससे कि वो खुद भी ऑर्डर करे तो उसको आपको कमीशन मिलता जाएगा। ड्रॉप शिपिंग में आपको लार्ज कम्युनिटी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग में भी आपको लार्ज कम्युनिटी बनानी पड़ेगी कस्टमर्स की, तभी आप पैसा बना पाओगे, या आपके जो ऑडियंस है उसकी। और गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप में लार्ज और स्मॉल दोनों ही कम्युनिटी में आप पैसा बना सकते हैं। स्मॉल कम्युनिटी आपके पास कुछ लोग भी हैं तो उनको आप प्रोडक्ट और सर्विसेज पर्सनली सेल करके उनको रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे कि अगर वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनको पैसा मिल सकता है। ड्रॉप शिपिंग में जो आप सेल परचेज करते हैं उस पर आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से आ रहा है तो आपका जो रिटेल मार्जिन है वो आपको बच जाएगा, बाकी आपको डिस्काउंट खुद ही आप खरीदेंगे दुकान से तो वैसे ही हो जाएगा, जैसे आप खुद की दुकान से खुद ही सामान खरीदते हैं तो कुछ डिस्काउंट आपको मिल सकता है, यानी आपको होलसेल रेट पे वो चीज़ मिल सकती है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में आप को खुद को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर खुद उस लिंक पर क्लिक करके परचेज करेंगे तो बाई चांस 1-2 बार हो सकता है, लेकिन जैसे IP एड्रेस आपका ट्रेस होता है तो एफिलिएट मार्केटिंग की जो कंपनी है आपको उस पर आपकी जो परचेज की हुई उस पर कमीशन नहीं देगी, क्योंकि आपको पहले से पता है कि ऐसे ऑर्डर होता है या ऐसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। उस वेबसाइट को ऑलरेडी जानते हैं तो आप खुद ही एडवर्टाइज कैसे कर दिया आपने, तो वो इलीगल होता है, उसको माना नहीं जाता। वहीं गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप में होता है डिस्काउंट, आप जो भी परचेज करते हैं उस पर आपको डिस्काउंट मिलता है, कुछ रिटेल प्रॉफिट मिलते हैं, तो आपने पर्सनल यूज़ के लिए भी जो सामान लेते हैं उसमें भी आपको फ़ायदा हो जाता है। फिर है ड्रॉप शिपिंग में इंस्टेंट अर्निंग नहीं हो सकती, आपको एक सर्टेन ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर लाना होगा, फिर लोग देखेंगे, धीरे धीरे ऑर्डर करना स्टार्ट करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। वैसे ही एफिलिएट मार्केटिंग में भी इंस्टेंट अर्निंग नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपको ब्लॉग बिल्ड करने में, ऑडियंस बिल्ड करने में, सर्च में लाने में आपको टाइम लगेगा। तो वैसे एफिलिएट मार्केटिंग में तुरंत अर्निंग स्टार्ट नहीं हो सकती।
कुछ मामलों में हो सकती है, जैसे डायरेक्ट आप लिंक भेजिए, डायरेक्ट लिंक पे वो क्लिक करें और ऑर्डर करें, तो कुछ मामलों में हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी आपको लार्ज ऑडियंस चाहिए होती है। गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप में इंस्टेंट अर्निंग हो सकती है कि आपने प्रोडक्ट खरीदा, घर पे काम लिया और किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड किया या तुरंत खरीद के रिकमेंड कर दिया और सेल कर दिया, तो आप इंस्टेंट अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग लाइफ टाइम बिजनेस हो सकता है, आपका बिजनेस मॉडल हो सकता है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट होती है वैसे आपकी वेबसाइट होती है, लाइफ टाइम होता है। एफिलिएट मार्केटिंग में जो आप किसी को प्रमोट करते हैं वो वन टाइम होता है, अब लाइफ टाइम कर सकते हैं, लेकिन जो प्रमोशन होता है वो वन टाइम होता है। किसी ने आपकी लिंक पर क्लिक करके कोई प्रोडक्ट खरीदा, कल वो सीधा डायरेक्ट उस वेबसाइट पर चला जाता है, तो उसका कोई आपको कमीशन नहीं मिलता। जब भी आपके लिंक पे क्लिक होगा तभी आपको कमीशन मिलेगा। तीसरा जो गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप में है वो है कि ये जनरेशन पास ऑन होगा। अगर आपने बिजनेस बिल्ड कर दिया, एम्पायर खड़ा कर दिया है, तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी पास ऑन कर सकते हैं, क्योंकि एक कस्टमर का, ऐसे कस्टमर जिनकी रुचि इंटरेस्ट एक जैसा है, वो अगर प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे तो आपको मिलता रहेगा। तो आपको बहुत बड़ा, अगर आपने बेस बना लिया, बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया, तो आप नेक्स्ट जनरेशन को भी पास ऑन कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग में कस्टमर होते हैं वो रैंडम भी हो सकते हैं और लॉयल भी हो सकते हैं, कि लॉयल की आपकी वेबसाइट से किसी ने शॉपिंग किया, उसको अच्छा लगता है तो वो बार बार आपके पास आएगा, और लॉयल कस्टमर हो सकता है और रैंडम भी हो सकता है। एफिलिएट मार्केटिंग में जनरली रैंडम कस्टमर ही होता है कि कोई प्रोडक्ट के बारे में सर्च करता है और डायरेक्ट आपके लिंक के थ्रू एफिलिएट जो करने वाली वेबसाइट है वहाँ पे जाके परचेज कर लेता है। उसके बाद में ज़रूरी नहीं कि वो नेक्स्ट टाइम वहाँ से परचेज करे ही। तो ये रैंडम लॉयल कस्टमर या लॉयल आपकी ऑडियंस बेस वहाँ पे नहीं होती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या वेबसाइट पे। आप ऐसे ऑडियंस अपनी बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें लॉयल रैंडम कस्टमर ही मैक्सिमम आएंगे। दूसरा होता है गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप। गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप में लॉयल कस्टमर होते हैं, यानी आपने एक बार किसी को प्रोडक्ट यूज़ करना बताया, अच्छा लगा उसको, वो जिंदगी भर अगर प्रोडक्ट यूज़ करता रहा और उस जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसमें परचेज करता रहा, तो ताउम्र आपको वो अर्निंग देता रहेगा। तो यहाँ पे आप लॉयल कस्टमर बिल्ड कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग में आप नेटवर्क, जो कस्टमर का है आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, कस्टमर का ही नेटवर्क बना सकते हैं आप, सिर्फ जो आपसे यूज़र है लेने हो। इसमें जो एफिलिएट मार्केटिंग है उसमें आप कस्टमर का नेटवर्क नहीं बना सकते। रैंडम कस्टमर आएगा, चीज़ें सर्च करेगा, आएगा, देखेगा, लिंक देगा और वो लेगा, लेकिन आप उसमें एक नेटवर्क नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि उसमें आपका डाटाबेस आपके पास नहीं रहता, वो एफिलिएट जो करने वाली कंपनियां उनके पास रहता है। गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप में आप एक एंटरप्रेन्योर्स का भी नेटवर्क बना सकते हैं और कस्टमर की। एंटरप्रेन्योर्स यानी जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हैं वैसे ही आप किसी को बिजनेस करना सिखाते हैं, अगर वो बिजनेस करता है उससे जो सेल करता है उससे भी आपको परसेंटेज मिलता जाएगा, और जो आपके कस्टमर है वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं उससे भी आपको परसेंटेज मिलता जाएगा। ड्रॉप शिपिंग में नो यूनिक प्रोडक्ट कोई होता नहीं है, क्योंकि जनरली आप जिसकी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उसका कोई दूसरा भी ड्रॉप शिपिंग कर सकता है, या वो जनरल जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट है उन्हीं का ड्रॉप शिपिंग होती है। एफिलिएट मार्केटिंग में भी यूनिक प्रोडक्ट कुछ नहीं होता। यूनिक प्रोडक्ट इसलिए नहीं होता कि जो ऑनलाइन वेबसाइट पर अवेलेबल है वो डायरेक्ट भी खरीद सकता है, वैसे भी खरीद सकता है, तो आपके पास कोई यूनिक चीज़ नहीं रही कि आपके थ्रू ही वो खरीदें। जबकि गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप में दो चीज़ें यूनिक हो जाती है, एक तो आपका रजिस्ट्रेशन, अगर कस्टमर रजिस्टर्ड है तो वो अपने अकाउंट से खरीदना पसंद करेगा, तो अगर वो अपने अकाउंट से खरीदेगा तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। दूसरा यूनिक प्रोडक्ट होते हैं जो अलग के होते हैं, बाजार से होते हैं, तो यहाँ पे आपको उनका सर्टेन कमीशन मिलता है और वो इजीली मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होते हैं, तो इससे आपको अच्छा फायदा होता है। और साथ में वो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं तो आपको कस्टमर को सेटिस्फेक्शन की वो टेंशन नहीं है कि सेटिस्फाई होंगे या नहीं, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट होंगे। और 10 जो डिफरेंस है, नंबर 10 डिफरेंस है वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम। इसमें ड्रॉप शिपिंग नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट से अगर अर्निंग आ रही है तो आपके अगर वेबसाइट में कुछ भी ऊपर नीचे चैलेंज होता है या आपके जो सप्लायर है उससे चैलेंज होता है, तो आपके पास कोई अल्टरनेट इनकम सोर्स वहाँ पे होता नहीं है, अपने इनकम को आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। एफिलिएट मार्केटिंग में भी आप इनकम को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, अलग अलग सोर्स से इनकम जनरेट कर सकते हैं, अलग अलग ब्लॉग या यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, लेकिन आपकी इनकम आप पे ही डिपेंड रहेगी। जबकि गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप में आप डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम कर सकते हैं। आप जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को आप बिल्ड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रेजेंस के बिना भी वो काम करते रहेंगे, अपनी अर्निंग के लिए, अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अगर काम करेंगे तो उसमें आपको परसेंटेज मिलता रहेगा, तो आपकी इनकम डाइवर्सिफाई हो जाएगी, तो आपकी इनकम पे कोई खतरा नहीं होगा एक अर्निंग सोर्स का। 11 नंबर है कि ड्रॉप शिपिंग में आपका एक बिजनेस बिल्ड होता है। एफिलिएट मार्केटिंग में आप डिजिटल सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, यानी जितने दिन आप काम करेंगे पैसा आएगा, काम करना मत। जबकि ड्रॉप शिपिंग में आपका ऑटो पायलट सिस्टम हो जाता है, और एफिलिएट मार्केटिंग में भी ऑटो पायलट होता है अगर देखे जाए तो, लेकिन वो आपकी प्रेजेंस पे रहेगा। अगर आप बार बार इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं करेंगे तो वो लोग आपके वेबसाइट पर या आपके लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे, नई नई इंफॉर्मेशन या नई नई जो लिंक जनरेट करने पड़ेंगे आपको मैनुअली, तो उससे वो चीज़ें होगी। गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप में रियल बिजनेस बनता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर्स की टीम बनाते हैं, एक कस्टमर्स का नेटवर्क बनाते हैं, ऑटोमेटिक परचेज करते हैं और आपको रेवेन्यू जनरेट होता है।
ड्रॉप शिपिंग में जो नंबर 12 है, जो डिफरेंस है वो है नो सेल्फ डुप्लीकेशन, यानी आप इसमें सेल्फ डुप्लीकेशन नहीं कर सकते। जो काम करना है आपको करना है, या आप कुछ लोगों को हायर करके करा सकते हैं, लेकिन ऑटो पायलट डुप्लीकेशन नहीं होगा। एफिलिएट मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है कि उसमें डुप्लीकेशन सेल्फ नहीं होगा। कुछ आप हद तक आप वीडियो बना के उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी ऑटो डुप्लीकेशन नहीं होगा। ऑटोमेटिक वीडियो नहीं बनेगा, ऑटोमेटिक कुछ होगा नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप में आप एक लेवल के बाद मेहनत करने के बाद अगर आप उस काम को बंद करते हैं या कुछ दिन के लिए रोकते हैं, तो वो एंटरप्रेन्योर्स जो बने हैं वो अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आगे काम करेंगे, तो सेल्फ डुप्लीकेशन, ऑटो डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। 30 नंबर जो डिफरेंस है वो है ड्रॉप शिपिंग में आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं कर सकते। अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है तो आपको दूसरी वेबसाइट बनाने के लिए भी मैनुअली काम करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं करेगा। 2 वेबसाइट से 4 वेबसाइट नहीं बनेगी, तीसरी चौथी ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। एफिलिएट मार्केटिंग में भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि आपने जो कस्टमर डाटाबेस बनाया है वो धीरे धीरे ग्रो होगा, वैसे ही होगा, क्योंकि उसमें आप काम करने वाले अकेले इंसान हैं। जबकि गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही है। अगर आपने किसी एंटरप्रेन्योर या किसी को अगर एम्पावर कर दिया, चीज़ें सिखा दी और उसको अर्निंग स्टार्ट होगी, वैसे ही वो आगे डुप्लीकेट करना स्टार्ट हो जाता है। यानी ह्यूमन बीइंग इसमें इन्वॉल्व होती है, और ह्यूमन बीइंग आप ऑटो डुप्लीकेशन कर सकती है। वो अपना इंटेलिजेंस लगा के, अपना दिमाग लगा के अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहेगा, तो आपकी प्रेजेंस के बिना भी आपका बिजनेस ग्रो होता रहेगा, और वो भी फास्ट तरीके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, जैसे कि अभी आप हाल ही में जो बीमारी फैल रही है उसको देख रहे हैं, वैसे ही। तो इस तरह से आप गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आप हमें गूगल का जो फॉर्म दिया हुआ है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको फिल कीजिए। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो हम इसमें आपको और ट्रेन करेंगे और जानकारी देंगे, और इस तरह से आप इनमें से जो भी चीज़ आपको पसंद आती है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आपने जाना घरेलू स्वर्ण के आइडिया के बारे में, उसको कैसे पहचाना, उसको कैसे निकालना है। अगर ये बुक आपको परचेज करनी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और जानना है तो उसका एक गूगल फॉर्म का एक लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर वो फॉर्म फिल करके आप भेजेंगे, अगर आप क्वालिफाई होते हैं, तो उस गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। उसमें आपको गाइड किया जाएगा कि कैसे आप अपने घरेलू स्वर्ण को निकाल के उस पर काम करके बहुत बड़ा साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें फॉलो कीजिए, जिससे कि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।